जय आरएसपी, जय जय हो बीएसपी। जिस लुटेरा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस जालिम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो इस जालिम के घर जाके तुम उसके साथ सत्कार करवा लिया। जय 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 आरएसपी, जय जय हो बीएसपी। दक्षिण भारत में बहुजन समाज या कांशीराम माने श्री कांशीराम जी का, बहन जी का विचारधारा कैसे फैल रही है लोगों में। बिल्कुल, हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी शेयर द सेम आइडियोलॉजी एंड सेम हेयर स्टाइल ऑल्सो। अच्छा। तो आरएस परवीन अभी जो है बाइक रैली कर रहे हैं, वो आप पीछे देख सकते हैं कि वो बाइक पे अभी अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। జన ఉద్యమాలకు సిద్ధంగా కదిలాడు బహుజన యుద్ధంగా, మహాత్మ పూలే మార్గమై మహనీయుల ఆశయ సాధనై, మహాత్మ పూలే మార్గమై। तो आपके यहाँ सिरपुर में वो कैंपेन करने वाली है क्या? हाँ, सिरपुर में मेरे ख्याल से सिरपुर में जरूर बहन जी आएंगे। ये पैसे किसने दिए सर? ये पैसे 3 स्टूडेंट्स ने आके अपना पॉकेट मनी बहुजन समाज पार्टी का चंदे के लिए दिए। तेलंगाना में अब की बार किसकी सरकार? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए द न्यूज वीक की टीम देश की राजधानी दिल्ली से 1338 किलोमीटर दूर तेलंगाना की सिरपुर विधानसभा सीट पहुंची। सिरपुर विधानसभा सीट से ही तेलंगाना बीएसपी के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अफसर आरएस परवीन चुनावी मैदान में हैं। 12% रिजर्वेशन पहले 1% का भी रिजर्वेशन नहीं बढ़ा है, क्यों हम वोट डालना। हमने आरएस परवीन के साथ पूरे 14 घंटे बिताए और उनके इलेक्शन कैंपेन की हर जरूरी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। लेटेस्ट रिकॉर्ड प्रकार सो सिरपुरलो 2,20,25,000 वोट ఉంటే हमने जाना कि आरएस परवीन चुनाव जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने क्या समस्या बताया अपना? कोई प्रॉब्लम? वो बता रहे हैं कि यहाँ का एमएलए बहुत लूट किया ये लोगों को, धोखे दिया और ये लोगों का जो जमीन जो है जमीन खींच लिया। गांव के गली कूचों से लेकर कार्यकर्ताओं के घरों तक। पार्टी ऑफिस से लेकर बड़ी चुनावी रैली तक हमने बीएसपी नेता आरएस परवीन को समझने की कोशिश की। अच्छा, इतना सिंपल खाना खाते हैं आप? बस ये क्या है, थोड़ा सा तो इतना सिंपल खाना खाते हैं रोज? बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए। विचारधारा में भूख भी नहीं लगता कभी कभी। आगे इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे कि कैसे एक दलित आईपीएस अफसर ने नौकरी छोड़कर दक्षिण भारत की राजनीति में मान्यवर कांशीराम साहिब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा दिया है। పేదరికం ఉన్నది, అట్లా చాలా ఇండ్లలో కూడా పేదరికం ఉన్నది। ఇప్పుడే మన తమ్ముళ్ళు కొంతమంది దుబాయ్ నుంచి కూడా వచ్చారు। सबसे पहले हम सुबह करीब 10 बजे सिरपुर में उस जगह पहुंचे जहां आरएस परवीन ठहरे हुए थे। हमने उन्हें जय भीम कहा और फिर हम उनके साथ ही निकल पड़े दिन भर की चुनावी यात्रा पर। सबसे पहले आरएस परवीन सिरपुर में अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही बहुत से कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ कांग्रेस और बीआरएस जैसी पार्टी के कई लोगों ने बसपा की सदस्यता ली। ये लोग आपकी पार्टी वर्कर्स हैं? पार्टी में ज्वाइन हो रहे, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लोग वो हैं जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ग्राम मुखिया है गांव का, और गांव में जितने भी वार्ड मेंबर्स है, वार्ड मेंबर्स बहुजन इससे पहले कोई दूसरा पार्टी में थे, रूलिंग पार्टी में है, अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ज्वाइन किया। किया। आरएस परवीन तेलुगु में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं भी सुनाई। इन्होंने क्या समस्या बताया अपना? कोई प्रॉब्लम? वो बता रहे हैं कि यहाँ का एमएलए बहुत लूट किया ये लोगों को, धोखे दिया और ये लोगों का जो जमीन जो है जमीन खींच लिया, और जब जमीन इसका ऊपर पट्टा हुए थे वो पट्टे का पूरा ख़त्म करके
कैंसिल करके ज़मीन छीन लिया फिर। तो ये लोग बहुत गुस्से में हैं। किसी हालत में वो उसको फिर एमएलए नहीं चुनेंगे, उसको घर भेजेंगे। 15 साल से उसके एमएलए थे, कुछ भी नहीं किया, गरीब लोगों का पूरा सत्यानाश किया। तो इसीलिए आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी जो आप जीत जाएंगे तो इनकी जमीन वापस दिलाएंगे? बराबर दिलाएंगे। जमीन न केवल जमीन, इसका सड़क और आगू के ऊपर जो नदी है, नदी के ऊपर एक ब्रिज, वो पूरा हम करेंगे करके हम उसको वादा दे रहे हैं। इसीलिए पूरा गांव मिलके आ रहा है, पूरा गांव मिलके एक पैसा भी ना पूछते हुए ये लोग आके, और ये साहब, ये देवाजी ये भी बोल रहा है कि इसका बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो मेरे छात्र थे उसका बच्चे। तो जैसा 10 लाख बच्चों को मैं तालीम दिया, पढ़ाई दिया, तो वो बच्चे माँ बाप को सोने नहीं दे रहे। तुम जाके हमारे साहब से मिलो और बहुजन समाज पार्टी को वोट डालो। आरएस परवीन की अगुवाई में बसपा पूरे दमखम से तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बसपा काफी सक्रिय नजर आ रही है और विरोधियों को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बसपा ने एक चुनावी रथ भी बनाया है, जिसके जरिए वो दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं। तो मैं इस वक्त ये बीएसपी के चुनावी रथ में हूँ। तेलंगाना चुनाव में आरएस परवीन की अगुवाई में बसपा चुनाव लड़ रही है और उसके लिए उन्होंने कैंपेन के लिए ये एक रथ बनाया है, चुनावी रथ है। और अमूमन हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो इस तरह के काफ़ी सारे व्हीकल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें लोग खड़े होके, जनरली जो गांव देहात होता है या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी रैलियां नहीं हो सकती, तो वहां नुक्कड़ सभा करने के लिए इस रथ को इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, और यहाँ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल होता है आगे, आज तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। और अच्छा है, खूबसूरत बनाया है इन्होंने। अपने बहुजन नायक नायिकाओं के इस पे चित्र हैं, बहन जी का फ़ोटो है, आकाश आनंद का फ़ोटो है, रामजी गौतम का तस्वीर इसमें लगी है। उसके अलावा हमारे महापुरुष हैं जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, शाहूजी महाराज पेरियार, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहेब, उन तमाम लोगों के फ़ोटो यहाँ पर लगे हुए हैं। और आरएस परवीन को, क्योंकि बसपा ने यहाँ पर अपना सीएम उम्मीदवार भी घोषित किया है। बहन जी ने रैली में कहा था कि अगर तेलंगाना में बसपा की सरकार बनती है तो आरएस परवीन कुमार उनके मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी दफ्तर में घंटा भर बिताने के बाद आरएस परवीन का काफिला आगे बढ़ा तो हम भी उनके साथ ही सवार हो गए। सफर के दौरान भी आरएस परवीन फोन के जरिए अपनी टीम से लगातार जुड़े रहते हैं। सफर के दौरान हमने आरएस परवीन से कुछ जरूरी सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश की। तो ये सर, सिरपुर ही सीट को आपने क्यों चुना? ये तो रिजर्व सीट भी नहीं है, रिजर्व सीट है, तो आप यहाँ पे क्यों आए? क्यों नहीं? क्या आरक्षण सीटों में सिर्फ एससी और एसटी ही करना, बाकी आरक्षण नहीं है जनरल सीटों में क्यों नहीं करना? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। देखिए, ये आरक्षण या ना आरक्षण ये बात नहीं है। लोगों को कैंडिडेट का पसंद है, लोगों का चाहत है, और लोग यहाँ पे लोग बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार प्रवीण कुमार बन के आना चाहिए करके वो चाह रहे। और मेरा बैकग्राउंड उसको वो जानता है, मैं पिछले 10 साल या 15 साल से लोगों के लिए क्या क्या काम किया है वो भी जानते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2014 में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीता। तो ये ऐसा नहीं है कि जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में शेड्यूल कास्ट वाले या शेड्यूल ट्राइब वाले नहीं लड़ना करके, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कोनेरू कनपू जो विधायक हैं जो 2014 में जीते थे, बट वो बीआरएस में चले गए, तो ऐसे धोखा दिया उसने। तो वो अभी 3rd टाइम एमएलए यहाँ से। हाँ जी। तो काफी उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, या ये केक वॉक है? देखिए, वो हमारा चैलेंजर नहीं है, लोग उसको नहीं चाहते, वो लूट लिए, धोखा दिए। खास करके महापुरुषों का विचारधारा से बना हुआ बहुजन समाज पार्टी का, वो उसका टिकट पे इलेक्शन चुनाव लड़के वो जीत के फिर लोगों का विश्वास को वो धोखा दे दिया। तो लोग उसको नहीं चाह रहे।
लोग उसको हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हराने के लिए एकदम पक्का इरादा से लोग है उसको कैसे भी हरा के घर में बिठाने का है। और लोग, उसके पास क्या है भाई, उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है, हमारे पास लोग है, उसके पास पैसा है और हमारे पास लोगों का प्यार है। तो बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिराव फुले, मानश्री कांशीराम, ये महापुरुषों का विचारधारा से ये इलाका बहुत प्रभावित है। तो कोनेरू कोनप्पा जैसा लुटेरों को ये लोग नहीं रहने देते हैं, ये लोग हरा देते हैं। बट कोनेरू का मैं इंटरव्यू देख रहा था सर, ही वाज सेइंग कि आप तो बाहरी हैं, मतलब यू आर द आउटसाइडर, आप साउथ से आप जो हैं इधर आ गए हैं। और वो बोलता है कि मैं तो अपने घर का एड्रेस बता दूंगा, आर एस परवीन अपने घर का एड्रेस क्या बताएगा, वो तो आउटसाइडर है। कोनेरू कोनप्पा यहाँ का एकदम आउटसाइडर है। मैं तेलंगाना का बेटा हूँ, तेलंगाना का धरती में पैदा हुआ है। कोनेरू कोनप्पा आंध्र प्रदेश का धरती में पैदा हो गया, यहाँ काम करने के लिए आया, यहाँ काम करने के लिए आके यहाँ का एक घर ले लिया, घर लेके यहाँ का लोगों का नादानी का गलत फ़ायदा उठा के, यहाँ का लोगों का मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा के यहाँ का लोगों का लीडर बन गया। वो लीडर बन के लोगों को पूरा डुबा दिए, पूरा पानी में डुबा दिया लोगों को। लेकिन प्रवीण कुमार विधायक लड़ने से पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले ही सरकारी का अधिकारी बन के यही एरिया में काम कर रहा था। जब आप आईपीएस थे, आईपीएस थे, वस्तु तो बोल रहा हूँ मैं, आईपीएस का ऑफिसर बन के, मैं आईपीएस ऑफिसर बन के यही एरिया में काम किए। और उसके अलावा मैं 10 लाख छात्रों को, 10 लाख बच्चों को मैं शिक्षा दिया, पढ़ाई किया उसका। तो मैं यहाँ का पैदा होने का, मतलब तेलंगाना का बंदा हूँ, वो आंध्रा का बंदा है। तो कौन लोकल है कौन नॉन लोकल है वो आज लोग अपना जजमेंट में बता देंगे। बिल्कुल, जब वोट डालेंगे तो पता या वोट डालेंगे पता चलेगा, या लोकल को दिया नॉन लोकल को दिया, किसको भगा रहे यहाँ से लोग। देखो भाई, अगर मैं नॉन लोकल होता लोग मुझे नहीं चाहते, है ना। तो अगर कोनेरू कोनप्पा लोकल होता लोग उसको नहीं चाहते, लोग चाहते। अगर वो नॉन लोकल है और यहाँ लोकल लोगों को लूट लिए, इसीलिए उसको लोग भगाना चाहते हैं। या ये तो बट सर, उसके बारे में जब भी बात होती है, आप भी जैसे जिक्र कर रहे हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, लॉट ऑफ मनी एंड मसल पावर ही हैज़। तो वो अगर बहुत सारा पैसा पुश कर दे एंड इफ ही इज एबल टू मैनिपुलेट द इलेक्शन, हाउ वुड यू चैलेंज, कैसे रिस्पॉन्स करोगे उसको? आई हैव पीपल पावर, ही हैज मनी पावर। तो I think masses are more powerful than money. So I have masses behind me. I have Mahapurush behind me. I have the ideology of Baba Saheb Ambedkar, Jyotirao Phule, Komaram Bhim and Manishri Kanshiram behind me. I have Bahenji Kumari Mayawati supporting me. So I don't think his money power will be able to match our mass power. सर, क्या आप सेकंड सीट आलमपुर से भी कंटेस्ट करने का सोच रहे हैं? बिकॉज वो शायद एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है कि आप वहाँ से भी जीत जाएं। एक वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन हम लड़ना या ना लड़ना वो आने वाले दिनों में बता देंगे। अभी तो हम एक ऑप्शन लगा लिया टेबल पे, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सिरपुर कागज नगर। आपका मैनिफेस्टो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो बीएसपी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है, क्योंकि बहन जी हमेशा बोलते हैं कि हम काम करने में यकीन रखते हैं, बोलने में यकीन नहीं रखते। बट आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो बनाया है कि हम महिलाओं को वॉशिंग मशीन देंगे, उनको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, और 10 लाख जॉब देने का आपने वादा किया है लोगों को। ये मैनिफेस्टो बनाते हुए क्या जहन में आया था और कैसे पूरा करेंगे, कुछ सोचा है, ब्लूप्रिंट बनाया है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है सुमित जी। ये मैनिफेस्टो हमारा, बहन जी जैसा बोली, हमारा मैनिफेस्टो इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो। लेकिन जैसा बहन जी ने संविधान को अपना मैनिफेस्टो कहते हुए, जब बहन जी सत्ता में थी 4 बार, बहुत बढ़िया, जिसने पिछले 50 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सका उतना उससे बढ़िया 5 साल, ये 8 साल में बहन जी करके दिखाई। उसी मार्गदर्शन, उसी कामों को मार्गदर्शन लेते हुए हमने संविधान को मद्देनजर में रखते हुए हमने एक रोड मैप लगाया
हमारा मैनिफेस्टो ये कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस जैसा एक मतलब झूठी मैनिफेस्टो नहीं है। वो लोग तो क्या करते हैं, एक पेपर पे लिखते हैं, देखो भाई आपको 5,000 देंगे, आपको 10,000 देंगे, हमको सोना देंगे, चांदी देंगे करके बोलते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले 20 साल में तेलंगाना कैसे रहना करके एक रोड मैप, यानी कि एक योजना, एक बड़ा नया ख्वाब ये तेलंगाना बच्चों के लिए। या बेरोजगारी को क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, शिक्षा के लिए क्या करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या करना है, और महापुरुषों का विचारधारा को कैसे हिफाजत करना है, और आने वाले दिनों में क्या क्या चुनौती आने वाला है, वैसे चुनौती को क्या कैसे मतलब मुकाबला करना है, वो पूरा हमने मैनिफेस्टो में लगा दिया। आरएस प्रवीण चुनाव में तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी भी पीछे नहीं हैं। खासकर सत्ताधारी पार्टी बीआरएस बाबा साहेब के नाम पर दलित बहुजन वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। चाहे हैदराबाद में बाबा साहेब का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाना हो या फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को हैदराबाद बुलाना, बाबा साहब के नाम पर राजनीति में बीआरएस भी पीछे नहीं है। सुनिए हमने इस बारे में जब आरएस प्रवीण से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा। ये आप जिस बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं, बहुजन राजनीति के नाम पे केसीआर भी काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बाबा साहेब का हैदराबाद में बना दिया। उन्होंने अपने सचिवालय का नाम बाबा साहेब के नाम पे किया, और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उनको भी वो लोग मिलने के लिए बुलाए और फोटो उन्होंने शेयर किए सोशल मीडिया पे। तो बहुजनों को तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम आपके भलाई करते हैं, हम आपके हितैषी हैं, तो आप अलग क्या करेंगे उनके? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी ये सवाल पूछने का। मैं ये कहता हूँ केसीआर जी को, देखिए आप बाबा साहब का नाम ले लिया, बाबा साहब का सेक्रेटरी सचिवालय को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लगा लिया, और बाबा साहब का बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा कर दिया आपने। हमने ये पूछ रहे, आपका कुर्सी बहुजनों को दे दो बाबा साहब का नाम पे क्यों नहीं दे दो? क्यों पिछले 75 साल से आप ही सत्ता में हैं। क्या हम 100 में 99% हम हैं, 1% आप है। क्यों आप हमको कुर्सी नहीं दे रहे? बाबा साहब ने क्या कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की थ्रू विच यू कैन ओपन द लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जब बाबा साहब पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की करके कहा है, तो क्यों आप हमको पॉलिटिकल पावर नहीं दे रहे? क्यों आप वो कुर्सी हमारा हवाला नहीं कर रहे? हम ये सवाल पूछ रहे। अरे पुतली कर दिया तुम सेक्रेटरिएट को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लगा के, उसी सेक्रेटरिएट में तुमने क्या क्या फाइल साइन किया? 30,000 एकड़ का जमीन गरीब लोगों से छीन लिया तुमने। तो दलित चीफ सेक्रेटरी एक बनने वाली थी, वो दलित चीफ सेक्रेटरी को तुम नहीं बनने दिए, और दलित बच्चों का हॉस्टल्स पूरा बंद कर दिए। तो इतना जुर्म कर रहे तुम बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लगा के सेक्रेटरी। ऐसा टोकनिस्ट हमें नहीं चाहिए, दिखाव नहीं चाहिए। अरे तुम चंद्रशेखर आज़ाद को बुला लिया तुमने, मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी करके लगाया, और वो बोला बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर वो अपना पार्टी का उसमें भी लगा लिया। ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर का राज लेके आएंगे। तो वही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फिर केसीआर का पास आके फिर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक मतलब मेरे खिलाफ तो बयान नहीं दिया, लेकिन केसीआर को तारीफ किया वो। तो मुझे ये बुरा लगा कि अरे जब बहुजन समाज पार्टी मानश्री कांशीराम के जरिए और बहन जी कुमारी मायावती के जरिए जो बना हुआ बहुजन समाज पार्टी इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे तेलंगाना में, पूरा बहुजन समाज पार्टी के रैली हो रहे, आपको यहाँ आने का क्या जरूरत है? जिस दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस लुटेरा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस जालिम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो इस जालिम के घर जाके तुम उसके साथ सत्कार करवा लिया, तो क्या ये अच्छा चीज़ है? तो मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हम भी अपनी अगली मंजिल के पास पहुंच रहे थे। आरएस प्रवीण ने हमें बताया कि उन्होंने सिरपुर में मकान भी खरीद लिया है ताकि वो जनता के साथ ही रह सकें। What I have done here is I have bought a home
Oh. So in the life, in the last 57 years, in the last 26 years of my police service and 2 years of my public service, I never acquired any home on my name. So you were not No, having any personal property? even today I don't have any home. Oh. So this is the first home I have bought in this area. So that Kanepu was saying that you don't have address in Sirpur. Now you have your permanent address there. I have a permanent address in Sirpur. I told I may have born in Alampur, but I will die in Sirpur. Oh. Okay, so जन्म अलमपुर में हुआ लेकिन दफन होगी सिरपुर में. That's This is the my biggest- commitment to the The people. biggest commitment you are doing to the public. Wow. अब हमारी ये चुनाव यात्रा आगे बढ़ी। अगली मंजिल के लिए हमें सिरपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर जगतियाल नाम की जगह पर पहुंचना है। वक्त हो चला था दोपहर के करीब 2 बजे, इसलिए हमने बीच में रुककर लंच करने का फैसला लिया। हम भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए हमने लंच के दौरान भी RS परवीन का इंटरव्यू जारी रखा। खाना खाते खाते कई अहम सवालों के जवाब हमें मिल गए। तो अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं, 2:30 PM, और अभी हम लोग लंच करने के लिए आए हैं। परवीन सर ने हमको आज लंच ऑफर किया है। थैंक यू फॉर द लंच। My pleasure. आप क्या खा रहे हैं? मैं रोटी और दाल बस. अच्छा, इतना सिंपल खाना खाते हैं आप? बस ये क्या है? थोड़ा सा. तो इतना सिंपल खाना खाते हैं रोज? बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए. विचारधारा में भूख भी नहीं लगता कभी कभी. व्हाट्स योर फेवरेट डिश? दाल और रोटी. दाल रोटी, इवन दैट्स माय फेवरेट टू, बिकॉज उसका अपना टेस्ट हमेशा बना रहता है। दिन भर आपका क्या फेवरेट डिश है? दाल रोटी. मैं दाल, मुझे काफ़ी पसंद है दाल रोटी, बिकॉज ट्रैवल में बहुत बार अच्छा खाना नहीं मिलता। करेक्ट. दाल ऐसा है कि आप खा सकते हो कैसा भी बनाओ, बट इट्स ऑलवेज टेस्टी। आई लाइक इट। तो आपका दिन भर का ऐसा ही शेड्यूल रहता है सर? कितना मीटिंग करते हैं दिन भर में आप? सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ नींद से. हर दिन कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ मैं. अच्छा। उसके बाद ही मोबाइल फ़ोन देखता हूँ. एक्सरसाइज करते समय कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स है तो ईयरफोन से मैनेज कर लेता हूँ. 8 बजे से लोगों का भीड़ शुरू हो जाता है. और उसके बाद 9 बजे से फील्ड में चले जाते हैं, 9 साढ़े 9. तो गांव में, देहात में या टाउन में प्री डिज़ाइन प्रोग्राम्स होते हैं. यात्रा में तो हर दिन 8 गाँव का टारगेट होती है, 8 या 10. तो हर जगह जाना, लोगों के मुश्किलात देखना, घरों में जाना, खेतों में जाना. तो आप डोर टू डोर कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? ज़्यादा डोर टू डोर और नुक्कड़ के मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स. And going to homes and then going to homes of influencers and then having corner meetings and then talking to youth. This has been my, and inviting people to join the party. Then have lunch somewhere in the field itself. Like कभी कभी ऐसा होता है कि खाना नहीं खा पाए, काम बहुत सारा है? खाना तो थोड़ा बहुत तो मिलता है लेकिन टाइम से नहीं मिलता. आज हम 2:30 बजे खा रहे हैं. हाँ। कल हमने लंच किया 4:30 बजे. कभी होता है लंच 5 बजे, डिनर होता है कभी 11 बजे रात में. कभी मिलता ही नहीं. तो मैं रात में आई डोंट टेक डिनर इन द नाइट्स, सो आई टेक ओनली फ्रूट्स एंड मिल्क. That's the secret of your fitness now. I don't know. You're very fit. No, मैं ये जब तक आप तंदुरुस्ती में हैं, आई मीन स्वास्थ्य आपके साथ है, हेल्थ आपके साथ है, आप अच्छा दिन और लंबा दिन आप समाज के लिए काम Because you are the asset for the community. Community. That can be used for the या welfare. इफ यू स्पॉइल योर हेल्थ देन यू विल बी एट द मर्सी ऑफ डॉक्टर्स. ये बहुत बड़ी तो बात है। या तो अगर आप डॉक्टर्स के पास हमेशा जा रहे हो तो समाज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते. तो आपने हेल्थ के बारे में भी कुछ सोचा है लोगों की कि अगर सरकार हमारी आ गई तो एब्सोल्युटली. Insurance हमारा देंगे? रोड मैप में बहुजन भरोसा में हमने ये बोला हर इंसान को 100 साल जीने का मौका, 100 साल जीने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे. अच्छा, 100 साल 100 साल लाइफ की गारंटी देंगे? यस एब्सोल्युटली. आपने कुछ इंश्योरेंस का भी प्रॉमिस किया मैनिफेस्टो इंश्योरेंस में? तो इंश्योरेंस किया, डाइट के बारे में प्रॉमिस किया, एक्सरसाइज का प्रॉमिस किया,
मानसिक विकास में भी प्रॉमिस किया, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉमिस किया, डायग्नोसिस में भी प्रॉमिस किया, देन फ्री में ट्रीटमेंट मिलने का भी प्रॉमिस किया, और दवा का भी प्रॉमिस किया, देन पोस्ट ऑपरेटिव अलाउंस भी दिया हमने, ठीक है, देन बहुत सारे किया, डिजेबल्ड पीपल को दिया, देन कैंसर पेशेंट्स को भी अलाउंस दिया हमने, और फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी का भी प्रयास किया, अच्छा, देन एक्सरसाइज ट्रैक्स बना दिया, क्योंकि ज़्यादा मैं आई हैव बीन अ मैराथनर फॉर द लास्ट 38 years I've been running, so my resting heartbeat is about 52 53, so जैसा like I am doing, so we have promised one pair of shoes and then one smartwatch to every person who runs बहुजन समाज। दैट्स ग्रेट। ये जो डिस्ट्रिक्ट है सर, कोमाराम भीम आशिफाबाद, इट्स वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, तो यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनका कितना असर है यहाँ पे इस एरिया में? बहुत है, बहुत है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी टू सेलेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा और महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, कोमरम भीम, द ट्राइबल लीडर, दिस एरिया इज अवाश, यानी कि ड्रेंच्ड विद सच आइडियोलॉजीज, इट्स वेरी फर्टाइल। लवली। तो अभी हम लोग लंच करें और फिर कहाँ जाने वाले हैं आगे, बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। आज रात तक हम सर को पीछे चल रहे हैं आज आपके आप आपका पीछा कर रहे हैं हम लोग। अब नहीं, ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि आप इतना दूर से विंध्या के दक्षिण की तरफ या दक्षिण भारत में बहुजन समाज या कांशीराम, मानश्री कांशीराम जी का, बहन जी का विचारधारा कैसे फैल रही है लोगों में। बिल्कुल, हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी शेयर द सेम आइडियोलॉजी एंड सेम हेयर स्टाइल ऑल्सो। खाना काफी लजीज था, इसलिए पेट भर खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ते में तेलंगाना के खूबसूरत नजारों को निहारते हुए हम आगे बढ़ते रहे। आरएस परवीन जहां भी रुकते, लोग उन्हें देखकर उनके पास आ जाते। पहचानते इनको? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2-3 times sir. He's a university graduate. University graduate. He says I came to their university for 3 times. Wow. हिंदीలో అని చెప్తాను. అంతా కమ్యూనికేట్ అయ్యేంటారా? जगतियाल डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही बसपा कार्यकर्ताओं ने आरएस परवीन का जोरदार स्वागत किया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली का आयोजन किया था। आरएस परवीन भी गाड़ी छोड़कर बाइक पर सवार हो गए और इस तरह शुरू हुई बीएसपी की बाइक रैली। तो आरएस परवीन अभी जो है बाइक रैली कर रहे हैं, वो आप पीछे देख सकते हैं कि वो बाइक पे अभी अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक बाइक पे हैं। बड़ी संख्या में लोग आरएस परवीन के साथ बाइक रैली में सवार हुए। पूरे शहर में बाइक रैली निकाली गई। बसपा के नीले झंडे हर ओर दिखाई दे रहे थे। ये बाइक रैली जहां खत्म हुई, वहां बसपा के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। आरएस परवीन ने नीला फीता काटकर जगतियाल जिले में बीएसपी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन करने पहुंच रहे थे। कई महिलाएं अपने पारंपरिक उत्सव को मनाते हुए आरएस परवीन से मिलने पहुंची थी।
ये क्या है सर? का अहम पर्व है, फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल है बतकम्मा। सो इसमें गांव वाले पूरा पूरा फूल लाके 9 दिन खेलेंगे। पूरा महिलाओं का फेस्टिवल है। हर दिन शाम में ये पूरा लगा के पूरा महिलाएं गाना गाते हुए खेलेंगे। इसका 9 दिन के बाद उसको समुद्र में या यानी कि टैंक में छोड़ तो देंगे। ये आपको दिखाने के लिए लाए हैं? हाँ, हमको दिखाने के लिए। इसमें बोले जय बीसी, बहुजन समाज पार्टी एक ही पिछड़े समाज, पिछड़े वर्गों का के आसरा रहेगा, वो पिछड़े उनका मदद रहेगा, पिछड़े उनका ताकत रहेगा करके ये लोग बोल रहे हैं। इसीलिए इस पे जय बीसी बोल के लॉन्ग लिव। ये सब लोग बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं? बहुत सारे लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं। तो बहुजन समाज पार्टी न केवल शेड्यूल कास्ट है, मगर पूरे बल्कि पूरे बीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम माइनॉरिटी सभी लोगों का पार्टी है करके ये लोग इसके जरिए सबको बता रहे हैं। तो ये प्यार दिखाने का तरीका। प्यार, एकदम प्यार दिखाने का। तो अभी हम लोग आगे और चलेंगे। एक कार्यक्रम और है जहाँ पे रैली होनी है। यहाँ से निकलकर आरएस परवीन के साथ हम पहुंचे बसपा के दिवंगत कार्यकर्ता जागरला हनुमान के घर। बसपा के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने अपने घर की दीवारों पर भी हाथी को उकेर दिया है। कभी मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम करने वाले हनुमान की तस्वीर पर बसपा का पटका ही माला की जगह लगा हुआ है। ना प्यार और मोहब्बत है बहुजन समाज के। झंडा नील कंडवा उनको लगाया और गुजर गया वो मानश्री कांशीराम के साथ को उसके घर में देखो एक बार। जी। अच्छा, ये साहब के साथ काम किया है। तस्वीर यही है पार्टी को, मतलब क्या नाम है साहब का? जागरला हनुमान, जागरला हनुमान, सीनियर लीडर, सीनियर लीडर फ्रॉम तेलंगाना। गुजर गया वो। तो उन कांशीराम साहब ने भी आंध्र प्रदेश में काफी काम किया क्या था। उसके तब उसका उस साथ समय घुमा उनके है। जमाने के लोग हैं। तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग? हाँ, साथ में हमारे साथ सब लोग काम किया। अच्छा अच्छा। देखो इसका अच्छा बहुजन समाज पार्टी का। तो थोड़ा उनको होपफुली अभी वो लोग देख रहे होंगे कि साहब तो अब चले गए हैं लेकिन कोई और आ गया है। कोई और हो गया। दैट्स गुड। उतना स्टेचर नहीं है हमारा, लेकिन कर रहे काम। राइट राइट। और अभी सारा जब से पार्टी बूम हुई, ये मुजाहिद करके सर के आने से पार्टी बहुत बूम हुई है तेलंगाना में? तेलंगाना में सार से आने से मतलब इतनी ज़्यादा पार्टी में जो आई है, सबसे ज़्यादा अगर अभी नेक्स्ट 100% सार सीएम कंपलसरी होते, क्योंकि इतने लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड सार के साथ है। 40 लाख शेरों सार के साथ है, 40 लाख। आरएस परवीन ने यहाँ अपने समर्थकों के साथ चाय पानी पिया और फिर वो निकल पड़े अपनी अगली मीटिंग के लिए। మరి ఆయనకంత సీన్ లేదు, నాకు తెలిసి వాళ్ళ ఇంటికి కూడా పోయినా చాయ్ ఇవ్వడానికి బండి కూడా. रास्ते में जगह जगह बसपा कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। एक जगह वो रुके और उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमने भी पूछ लिया कि बाबा साहब उनके लिए क्या मायने रखते हैं। बाबा साहब की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या है? बाबा साहेब का अहमियत ये है कि बाबा साहेब हमको मानव जैसा जीने का आज़ादी दिया है। बाबा साहेब से पहले ये देश में जितने भी अनुसूचित जाति, जितने भी जनजाति, जितने भी शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, वो सभी लोग जानवरों का तरह जीते थे। पीने के लिए पानी नहीं मिलते थे, चलने के लिए सड़क नहीं मिलते थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलते थे, और शिक्षा के बारे में तो कोई नहीं सोचा, ठीक है ना। खाने के लिए खाने भी नहीं दिए, और सभी लोग अगर 50 साल में जी तो हमारे अनुसूचित जाति 30 साल में मरते थे, भूखे पेट से मरते थे, बेरोजगारी से मरते थे। सबसे पहले मानव जैसा हमको कोई समाज हमको अभी तक नहीं देखा जब तक बाबा साहेब नहीं आया। बाबा साहेब आने के बाद बाबा साहेब ने हमारे लिए संघर्ष किए। बाबा साहेब मानव अधिकार के लिए और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किए। बाबा साहेब उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वापस आया। देश की न्याय मंत्री के जरिए बाबा साहेब ने एक संविधान लिखे, संविधान में हमको फंडामेंटल राइट्स दिए, अनटचेबिलिटी, भेदभाव को ख़त्म कर दिए।
और उसके बाद इक्वालिटी, समानता, स्वेच्छा, सभ्रातृत्व, इसका बारे में मानव अधिकारों को बाबा साहब ने हमको दिए। इसके वजह से आज कपड़े पहन रहे, आज चप्पल पहन रहे, सड़क पे सर ऊपर करके जी रहे हम। लेकिन वो बाबा साहब के जरिए जो संविधान लिखा है, ये लुटेरों लोगों ने, ये जातिवाद लोगों ने आज सत्ता पे बैठ के बाबा साहब का संविधान को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए ये लोग भी अनुसूचित जाति, आज ये लोग मेरे पास किस लिए आए मालूम? ये लोगों को लाशों को दफन करने के लिए 6 फीट का जगह नहीं मिल रही, तो कहाँ लाश को दफन करना? कोई खेत में दफन कर रहा, खेत के किनारे में दफन कर रहा, वो खेत वाले ये लोगों को मार रहे कहते। ये लोग 50,000 है तेलंगाना में, ये 50,000 अनुसूचित जातियों को 6 फीट का ज़मीन लाश को रखने के लिए, दफन करने के लिए नहीं मिल रहे। लेकिन हमारा केसीआर साहब ने 125 फीट का बाबा साहब का, अम्बेडकर का मूर्ति लगाया, लेकिन 50,000 अनुसूचित जातियों को क्या बोलते, लाशों को दफन करने के लिए जगह नहीं मिल रही। ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम, बाबा साहब ने हमको और एक अधिकार दिया, वोट करने का अधिकार, और बाबा साहब का अधिकार को लागू करने के लिए मानश्री कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाया। बहुजन समाज पार्टी के जरिए हम पॉलिटिकल सत्ता में हासिल करेंगे और हम वो कुर्सी पे बैठेंगे, वो हम सीट जीतेंगे और कुर्सी पे बैठेंगे, और आने वाले दिनों में हमारा राज, हमें आज वोट हमारा रहेगा और राज भी हमारा रहेगा। तो राज भी हमारा रहेगा और उस राज को हासिल करने के लिए लगातार यात्रा जारी है। अब आपको कहीं और लेकर चलते हैं जहां पर रैली हो रही है। यहाँ आरएस परवीन के कुछ छात्रों ने अपनी पॉकेट मनी का पैसा उन्हें चंदे के रूप में दिया। ये पैसे किसने दिए सर? ये पैसे 3 स्टूडेंट्स ने आके अपना पॉकेट मनी बहुजन समाज पार्टी का चंदे के लिए दिए हैं। अब भी दिया ये मेटपल्ली का शहर में। ये सब स्वेरो स्टूडेंट्स हैं? स्वेरो स्टूडेंट्स हैं। तो स्वेरो काफी आपकी मदद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। एकदम पूरा स्वेरो फैमिलीज पूरा बहुजन समाज पार्टी को मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों का स्वेरो, सुप्रीम स्वेरो प्रवीण कुमार अब बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के सदर है। हमारी चुनाव यात्रा आगे बढ़ती रही और हम एक गांव में पहुंचे। यहाँ गांव के लोगों के साथ साथ नन्हे बच्चों ने जय भीम के साथ आरएस परवीन का स्वागत किया। Is dressing like बाबा साहेब अम्बेडकर। आरएस परवीन अपने छात्र अजय स्वेरो के घर पहुंचे और उनके माता पिता से मुलाकात की। तो मैं इस वक्त रेकुंटा नाम के गांव में हूं, जो कि जगत्याल नाम की जगह पर है तेलंगाना में, और यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र लगे हुए हैं। इस घर में डॉक्टर आरएस परवीन जो हैं वो आए हैं, अपने एक समर्थक हैं अजय, उनका ये घर है और उनसे वो भी मुलाकात कर रहे हैं अंदर। तो डोर टू डोर कैंपेन पे काफ़ी फोकस है। मैं देख रहा हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं दिन भर और घरों में जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये देखिए उनकी तस्वीर भी इन्होंने लगाई है। ये आपके पेरेंट्स हैं अजय? मेरा पेरेंट्स है। अच्छा। तो परवीन सर आपके घर आए हैं, आप हिंदी समझते हैं? हिंदी में। परवीन सर आपके घर आए हैं, ये वोट लेने के लिए आए हैं कि वोट दे दो। वोट देंगे इनको? देगा वोट बराबर वोट देगा, अत्यधिक मेजॉरिटी से उसको जिताएगा। मेजोरिटी से जिताएंगे? हाँ अच्छा। वही हम लोग का विश्वास ऐसे ही रखा है हम लोग। विश्वास से सब आदमी की हम लोग बोलता है सार को वोट डालने का, अत्यधिक मेजॉरिटी से उसको जिताने का, आपको ऐसा बोल रहे हैं। गाँव में ऐसे बोलते हैं लोग? हाँ, सब आदमी बोलता है ऐसे ही। अजय आप थोड़ा भावुक नजर आ रहे हैं, भावुक नजर आ रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? Actually, my parents are vegetable sellers. They suffered lots of problems. Then also, they didn't kept any 1% of pressure on me. But they always said, "Beta, you work with only RSP sir. I am with you. Don't bother. Don't keep any backstep. I will be with you." For last breath of Praveen sir's win.
We are always trying for Bahujan Rajam only. So he's trying for Bahujan Raj. Sir, this is the, the love which cannot be described in words. So what's your reaction on that? I am emotional, but at the same time, I feel that I have lots and lots of tons and tons of responsibility on my shoulders to make the dreams of these people true. And then we have to see the homes of the poorest of the poor people. But despite this poverty, these people are sacrificing their valuable time, their comforts and everything for Bahujan Raj. So if we don't work, it is treason. It is cheating of these people. So we have to work very hard. Every Padadikari, every ordinary worker of Bahujan Samaj Party in Telangana must work very, very hard to make the dreams of these people true, and then to liberate these people from poverty, then backwardness and everything. So they are giving everything for the party. So if we don't work, then we are the criminals. We are the accused. So that's why we are really working very hard. And then I feel I'm really responsible for the lives of millions of people like this. So आप अभी तो कैंडिडेट हैं, अभी तो आप वोट लेने के लिए आ रहे हैं, वोट मिल गए, जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, फिर आएंगे इन घरों में, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग बन जाते हैं, विधायक नेता बन जाते हैं, फिर अपने कार्यकर्ताओं के घर नहीं आते वो लोग। मैं ये लोगों का घर आऊँगा या ना आऊँगा वो तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये लोगों को मुख्यमंत्री के घर तो जरूर लेके जाऊँगा, जरूर लेके जाऊँगा। ये लोगों के साथ मुख्यमंत्री के घर में खाना खाएंगे और हुकूमत क्या होता है, सत्ता क्या होता है, वो लोग भी महसूस करने का ज़रूरत है। तो वो लोग ये लोगों को वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपना ज़िंदगी में कभी भी एमएलए के घर भी नहीं गए होंगे, लेकिन ये लोगों को अब हम मुख्यमंत्री का घर लेके जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ दावत कर लेंगे ये लोगों के साथ। ये क्या बात है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं का भविष्य बेहतर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो एकदम आदरणीय बहन जी ने हमको ये जिम्मेदारी दिया, आदरणीय बहन जी ने हमको ये जिम्मेदारी दिया, न केवल तुम्हारा फैमिली या हमारा फैमिली, ऐसे करोड़ों फैमिली है देश में। ये फैमिली और ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य का हिफाजत करने का जिम्मेदारी संभालना करके मेरे को तेलंगाना के सदर बना दिया बहन जी ने। तो वो जिम्मेदारी मेरे को लगता है, मेरे को उम्मीद है ये लोगों का भविष्य मैं बदलूँगा और उसको ज़रूर मैं कुछ न कुछ कामयाब बना के। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात और बातचीत करते हुए, लेकिन अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। They are also giving me a little bit of money. Actually, this is our pension. She is getting 4,000 rupees pension, but she is giving me 2,000 rupees. Nomination. तो आप पेंशन का पैसा दे रहे हैं? పెన్షన్ पैसे विकलांగుల పెన్షన్ अच्छा, पैसे ये 4016 पैसा आपके घर में काम नहीं आएगा? इनको क्यों दे रहे हैं? घर के काम में आ जाएगा आपके। सार को देगा, हम लोग को शपथ में देगा, जिताएगा फुल मेजॉरिटी से। तो ये तो सर, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस लव। दिस इज़ समथिंग रियली स्पेशल। वो अपनी पूरी पेंशन का पैसा उन्हें दे रही हैं, और अब वो वेजिटेबल सेल करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, तो काफ़ी मेहनत से ये पैसा वो कमाते होंगे, और आपकी जिम्मेदारी है कि इसको बहुत बहुत कीमती वाला कंट्रीब्यूशन है ये। राइट। तो इसमें बहुत कीमती वाला कंट्रीब्यूशन। तो चलिए अभी हम आपको कहीं और लिए चलते हैं, कार्यक्रम लगातार जारी है। यहाँ गांव की महिलाओं को आरएस परवीन ने अपने चुनावी वादों के बारे में समझाया। उन्हें बताया कि कैसे सत्ता में आने के बाद वो उन्हें न सिर्फ वॉशिंग मशीन देंगे बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे। అమ్మాయిలకు ఉచితంగా డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తాం, ఓకే। తర్వాత ఒక్కొక్క సహకార సంఘానికి 15 లక్షల రూపాయలు లోన్ ఇచ్చి మీతోనే ఫ్యాక్టరీలు పెట్టిస్తాం। इसके बाद हम आगे बढ़े और गांव की गलियों से गुजरते हुए हमने पूछा कि बसपा अध्यक्ष मायावती उनके समर्थन में प्रचार करने तेलंगाना कब आ रही हैं। तो सर, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी रैली की भी जरूरत होती है। हाँ, तो बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, और बहन जी कब आ रही हैं आपके कैंपेन के लिए? बहन जी शायद 25 नवंबर के बाद आएगी। तो हमको ये मेरा है इतला कि 25 नवंबर या
24-25 नवंबर आसपास, लाइक लास्ट फेज में आएगी। लास्ट फेज में हाँ, आएंगे। लास्ट फेज में आएगी। तो आपके यहाँ सिरपुर में वो कैंपेन करने वाली है क्या? हाँ आपके हाँ, सिरपुर में मेरे ख्याल से सिरपुर में जरूर बहन जी आएंगी, लिए? और एक दो जगह भी जाएंगे। इससे पहले 3 महीने पहले बहन जी आई थी यहाँ पे, तो बहुत बड़ा लाखों लोग आए थे। तो ऐसे ही एक बड़ा मीटिंग होने वाला है तेलंगाना में, तो सिरपुर तो जरूर आएगी। आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आईपीएस थे, तो एक ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो आर यू एंजॉइंग द पॉलिटिक्स? एक पॉलिटिशियन के तौर पे आरएस परवीन कैसा नेता है? एब्सोल्युटली बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत तसल्ली भी मिलती है कि पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में आपको दिल में जो भी बात है, दिल में जो भी जज्बात है, आप बाहर नहीं बोल सकते। लेकिन राजनीति में आप खुल्लम खुल्ला बोल सकते, खुले दिल से भी बोल सकते, और किसी से डरने का ज़रूरत नहीं। तो और आपका जितने भी है बात, जज्बात, संविधान के जरिए, संविधान के मुताबिक आप बात कर सकते, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ब्यूरोक्रेसी में जो तसल्ली मिलती थी, उससे 10 गुना ज़्यादा तसल्ली यहाँ पे मिलती है। तो आज का कार्यक्रम हो गया? अभी और जाना है? एक छोटा मीटिंग है, वो एक जगह हो जाना है, तो चलिए आपको लिए चलते हैं। बहन जी आरएस परवीन को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इसी कड़ी में आरएसपी अपनी बड़ी चुनावी रैली की ओर बढ़े। यहाँ एक बड़े से मैदान में भव्य रैली का आयोजन किया गया था। जय भीम, बदलावाली वाला जय भीम, बदलाली पूरा निशान कर दिया शानदार मंच सजा था और बसपा नेता मंच पर पहुंच चुके थे। तो ये जगतियाल में एक जगह है जहां आरएस परवीन की एक बड़ी रैली हो रही है। दिन में आपने देखा कि वो छोटी सभाएं कर रहे थे, नुक्कड़ सभाएं जिसको हम कहते हैं, वो कार्यकर्ताओं के घर जा रहे थे, लेकिन अभी एक बड़ी रैली की फॉर्म में आज उनका एक कार्यक्रम जो है वो अंत होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं और अभी लोगों से वो मिल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। तो स्टेज पे अब लोग हम आ गए हैं और यहाँ से वो अपने समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। तो दिन में कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं के घर पे जाना और इस तरह की बड़ी रैली भी करना, ये कुल मिलाकर काफ़ी मेहनत का काम है और दिन भर से हम लोग साथ में हैं। अभी देखिए 7:30 हो गए हैं और देखते हैं ये कितनी देर तक चलता है और वो अपने समर्थकों से क्या कहते हैं। हजारों कार्यकर्ता अपने नेता को सुनने के लिए आए थे। यही रामायण पेड़ पे कलीर काम करके एक लड़का मौज भेज रहा था, उसको किडनैप करके केसीआर का पुलिस वाले ने क्या किया? कोई पगड़ी बांधकर उनका सम्मान कर रहा था, तो कोई जोर जोर से तालियां बजाकर उनकी बातों का समर्थन कर रहा था। आरएस परवीन के भाषण से कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप ध्यान से एक बात सुनिएगा। ये केसीआर की सरकार लुटेरों की सरकार है, जालिमों की सरकार है, कब्जाखोरों की सरकार है। वक्फ बोर्ड का लैंड जो कोरटला शहर में बहुत सारे वक्फ लैंड कब्जा कर लिया ये लुटेरों ने, कोई भी ये एक बात भी नहीं बोला। 12% रिजर्वेशन बोले, 1% का भी रिजर्वेशन नहीं बढ़ा है। क्यों हम वोट डालना? देखो एक बार सुनो, हमको इंसाफ देते बोले, मगर इंसाफ के बदले में क्या दिया? हमको इफ्तार पार्टी दिए, हमको खजूर खिलाए, लेकिन हमको इंसाफ नहीं दिए। यही रामायण पेड़ पे कलीर काम करके एक लड़का मौज भेज रहा था, उसको किडनैप करके केसीआर का पुलिस वाले ने क्या किया? खूब मारे उसको लाठियों लेके, उसका किडनी दोनों खराब हो गए। उसके बाद उसका किडनी दोनों खराब हो गए। उसके बाद वो हैदराबाद में गांधी हॉस्पिटल में मर जाता है। मरने से पहले एक वीडियो करके मर जाता है। वो कदीर खान को इंसाफ देने वाला महमूद अली आज छुपे हो गए। इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, ये केसीआर सर को गिराना है, केसीआर सरकार को गिराना है और बहुजन सरकार को लागू में लेकर आना है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में बसपा की नीली क्रांति की झलक आप यहां देख सकते हैं। गिराना है, केसीआर सरकार को गिराना है और
और बहुजन सरकार को लागू में लेकर आना है। चुनाव में आरएस परवीन ने जबरदस्त दस्तक दी है। కురుట్ల నియోజకవర్గం నిశాంతన్న గారు మరియు లిమ్మన్న గారి ఆధ్వర్యంలో పూలమాల వేసి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి సత్కరించడం జరుగుతుంది। జై భీమ్, జై భూలో, జై భీమ్। समर्थकों में उनके प्रति गजब की दीवानगी नजर आती है। रैली के तुरंत बाद आरएस परवीन अपने विधायक उम्मीदवार के घर पहुंचे और उनके साथ चुनावी रणनीति बनाई। कुल मिलाकर हमने 14 घंटे से ज्यादा समय आरएस परवीन के साथ बिताया। दिन भर हम उनके साथ करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे, इसलिए अब हमने भी उनसे विदा लेनी चाहिए। तो अभी 11 बज गए हैं ऑलमोस्ट और हम लोग जो हैं अभी भी फील्ड में ही हैं। तो अभी घर कितने बजे पहुंचोगे? शायद 1:30 बजे सुबह। 1:30 बजे पहुंचेंगे। अभी लंबा सफ़र है घर जाना, क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं आपके सिरपुर से। तो आज दिन भर का इवेंट तो आपका बहुत थका देने वाला था। बहुत सारे लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, रैली करना, भाषण देना। अभी एनर्जी बची है कि थक गए हो, सोना है जाके? अभी जाके 10-15 लोग सिरपुर में वेट कर रहे हैं। हाँ। तो वो लोगों से बात करके तब सोऊंगा। और सुबह 6 बजे फिर स्वेरोज का मैराथन है, मैराथन में भी पार्टिसिपेट करना है। तो महापुरुषों का विचारधारा के हिफाजत के लिए तो जब काम करते हैं ना तो तब थकान महसूस नहीं होता। हाँ। हम लोगों के साथ बातचीत में कैसा अनुभव रहा? डिड यू एंजॉय? हम लोगों को बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया लगा। न्यूज़बीक इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ चैनल एंड अंडर योर लीडरशिप हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले दिनों में आप पूरे न केवल हिंदी बेल्ट, पूरे देश का बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए एंड वी विश यू द सेम कि आप पूरा देश का लोगों को बहुजन लीडरशिप को लीड करें और प्रॉमिस करें कि जीतने के बाद हमको इंटरव्यू देंगे। या तो वी विश हिम बेस्ट। और काफ़ी मज़ा आया इस पूरी बातचीत पर। पूरे इंटरव्यू पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। द न्यूज़बीक को देखते रहिए। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।